हेलो ऑल, मैं हूं डॉक्टर केशव काळे। मैं औरंगाबाद में केबीसी मींस कालेज बायोलॉजी क्लासेस में पढ़ाता हूं। दिस इज द 8th लेक्चर फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑन अ वेरी बेसिक टॉपिक, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। कल तक हमने यूकैरियोटिक सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ लिए थे। मैंने कल एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम स्टार्ट किया है और एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम जो होता है वो 4 सेल ऑर्गेनल से बनता है। उसमें से एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा सेल ऑर्गेनल जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स। आगे जाने से पहले इस नाम का मतलब समझ लेते हैं। ये वर्ड 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। लाइजो, ये वर्ड आता है लाइसिस से। लाइसिस माने डिस्ट्रक्शन, लाइसिस माने डिस्ट्रक्शन एंड सोमा मतलब बॉडी। तो लाइजोसोम्स ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ऐसे बॉडीज होते हैं सेल के अंदर जो अलग अलग चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्यों ऐसा कर पाते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। तो लाइजोसोम्स बनाता कौन है? अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। कौन बनाता है लाइजोसोम सेल के अंदर? इट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है हमने कल ही देखा था, उसमें ऐसे सिस्टर्नी थे। तो इस सिस्टर्नी से एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ऐसा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बाहर निकलता है और इस ऑर्गेनल को कहा जाता है लाइजोसोम। इसके मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? तो मेम्ब्रेन के अंदर कई सारे एंजाइम्स भरे पड़े हैं, कई सारे एंजाइम्स होते हैं। तो यहां पे अलग अलग एंजाइम्स है। इन एंजाइम्स को कलेक्टिवली कहा जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्योंकि ये अलग अलग सब्सटेंसेस की हाइड्रोलिसिस करते हैं, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ये एंजाइम्स जिस सब्सटेंस पे गिर जाए, जिस मॉलिक्यूल पे गिर जाए, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो अब इसमें जिस सब्सटेंस को ये डाइजेस्ट करते हैं उस पे बेस्ड इन एंजाइम्स के नाम होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेज। कार्बोहाइड्रेज प्लूरल में कहा जाता है कार्बोहाइड्रेजेस, सिंगुलर इज कार्बोहाइड्रेज। वैसे ही प्रोटीन्स को जो एंजाइम डाइजेस्ट करेगा उसको कहा जाता है प्रोटीएज, प्लूरल में कहा जाएगा प्रोटीएजेस। सो प्रोटीएजेस। वैसे ही फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को, फैट यानी लिपिड, तो लाइपेज कहा जाता है। लाइपेज। ऐसे न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले को न्यूक्लियेजेस। तो जिस चीज को डाइजेस्ट कर रहा है उस चीज पे बेस्ड इनके नाम होते हैं ना। ये एंजाइम लाइसोसोम के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो अब ये एक्टिव कब होंगे? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइसोसोमल एंजाइम्स एक्टिवेट्स इन एसिडिक पीएच और एसिडिक एनवायरमेंट। जब पीएच एसिडिक प्रोवाइड किया जाएगा, जब पीएच 7 के अंदर होगा, ऑलमोस्ट 4.5 के आसपास पीएच चाहिए इनके लिए, मतलब एसिडिक पीएच कितना, तो 4.5 के आसपास पीएच होगा तभी ये एक्टिवेट होते हैं। नाउ लाइसोसोम का काम क्या है? तो लाइसोसोम के फंक्शंस यहां पे लिख रहा हूं। लाइसोसोम्स सेल के अंदर कुछ, सपोज एक कोई सेल ऑर्गेनल है, उस सेल ऑर्गेनल की एजिंग हो गई, बूढ़ा हो गया वो ऑर्गेनल, ठीक से काम नहीं कर रहा है या डैमेज हो गया या किसी वजह से सेल को नहीं चाहिए, तो उस ऑर्गन को डिस्ट्रक्ट करता है। मतलब खुद के ही सेल के एक्सेस, मतलब जो ज्यादा है, जो जिनकी अब जरूरत नहीं है, जो शिल्लक झालेले ऑर्गेनल्स है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो या फिर जो मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स अभी बना लिए थे सेल ने लेकिन अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को, सेल ऑर्गेनल्स को लाइसोसोम डिस्ट्रॉय करते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोफैजी। ऑटोफैजी। तो इसमें मतलब समझ लो, ऑटो यानी सेल्फ, ऑटो यानी सेल्फ, और फैगस ये वर्ड आता है खाने के लिए। तो दीज लाइसोसोमल एंजाइम, लाइसोसोम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर के डाइजेशन के लिए काम करते हैं वो। दूसरा
अब कोई एक सेल है, सपोज यही सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, इस सेल को अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करना चाहते हैं। समझो यहां पे ये बैक्टीरिया आ गया, ये कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया सेल के अंदर आने के बाद जरूरी नहीं है हर बार बैक्टीरिया इन्फेक्ट ही कर लेगा, या फिर सेल बैक्टीरिया के साथ फाइट कैसे करता है, तो सेल जो होता है वो इन बैक्टीरिया को लाइसोसोमल एंजाइम्स की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो अब ये जो चीज है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई फंगस है, या कोई पॉइजन है जो बाहर से आया है, विष पण बाहेर, सपोज आता काही मॉलिक्यूल मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे असतात ते टॉक्झिन्स प्रोड्यूस करतात, काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम स्वतःच टॉक्झिक असतात, तर हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम स्वतः आत आले किंवा त्यांचं एखादं टॉक्झिन, एखादं विष सेलच्या आत आलं, तर सेल त्याचा लायसोसोमल एन्झाइम्स त्या बॅक्टेरियावरती किंवा त्या केमिकलवरती टाकतात आणि त्याला डायजेस्ट करतात। आता असा जो प्रकार असतो की ज्याच्यामध्ये सेलच्या बाहेरचे मॉलिक्युल्स किंवा ऑर्गॅनिझम्स किंवा कुठली पण एक्स्ट्रा सेल्युलर गोष्ट आत घेऊन तिचं डायजेशन होत असतं, या प्रकाराला म्हणतात हेटेरोफॅजी। हेटेरोफॅजी मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, सेल के बाहर का मटेरियल सेल के अंदर लेके उसको डाइजेस्ट करना। और तीसरा फंक्शन इसका है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। यहां पे ठीक से समझ लो कि हेटेरोफैजी और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में फर्क क्या है। तो ये वो सेल है जिसके लाइसोसोम की हम बात कर रहे हैं, उसका लाइसोसोम है। तो अब सेल ने बाहर से कोई ए नाम का सब्सटेंस, वो बैक्टीरिया है, वो वायरस हो, वो कोई दूसरा केमिकल हो, उसको अंदर लेके इस ए नाम के सब्सटेंस को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया तो इसे कहते हैं हेटेरोफैजी। इसे क्या कहते हैं? हेटेरोफैजी। लेकिन अगर लाइसोसोम ने खुद की एंजाइम सेल के बाहर रिलीज कर दी और सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलरली कोई चीज डाइजेस्ट हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, तो उसे कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब सेल के बाहर डाइजेशन करना। और हेटेरोफैजी जो होता है वो बाहर की चीजें अंदर लेके डिस्ट्रॉय करने के फंक्शन को हेटेरोफैजी कहा जाता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन के वक्त होता है ह्यूमन बीइंग में। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो इन ह्यूमन बीइंग्स होता क्या है कि फीमेल बॉडी में एग होता है, फीमेल गैमेट होता है। तो ये फीमेल गैमेट यानी एग है, एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको विटेलाइन मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस एग के बाहर प्रोटीन से बना हुआ एक कवरिंग होता है। मैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन समझा रहा हूं आप लोगों को कि लाइसोसोम कैसे सेल के, मतलब एक सेल का लाइसोसोम उस सेल के बाहर की चीजों को बाहर जाके रिलीज करता है या बाहर एंजाइम रिलीज करके डाइजेस्ट करता है। हेटेरोफैजी में क्या हो रहा है कि बाहर की चीज अंदर ली जा रही है और बाद में डाइजेस्ट किया जा रहा है। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में एंजाइम ही सेल के बाहर रिलीज किए जा रहे हैं। तो ये एग है यानी फीमेल गैमेट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त मेल फीमेल गैमेट एक साथ आके वहां पे फ्यूजन होता है और जायगोट बनता है। तो इसके लिए इसके आसपास के जो कवरिंग होते हैं फीमेल गैमेट के, वो ब्रेक करना जरूरी होता है, तभी जाके स्पर्म अंदर जा सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। तो ये इसके अंदर बाहर कवरिंग कौन से है? सपोज दिस इज द एग, इसके बाहर ये जो पहला कवरिंग है इसका नाम है जोना पेलुसिडा। आप लोगों को कुछ भी ये याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, ये सारी चीजें डिटेल होगी। मैं सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको कहा जाता है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, और ये हुआ जोना पेलुसिडा। तो ये कोरोना रेडिएटा जो सेल्स है इसमें कोरोना इज फॉर क्राउन, क्राउन म्हणजे मुकुट। हे जसं या जायगोट फीमेल गॅमेटच्या सर्व बाजूंनी मुकुट रेडिएटिंग आहे, म्हणजे सगळ्याच बाजूला ते आहे, आणि कोरोना म्हणजे क्राउन सारखं आहे, मुकुटासारखं आहे, याच्यावरती सर्व बाजूंनी ठेवलेल्या मुकुटासारखं आहे, म्हणून त्याला कोरोना रेडिएटा असं म्हटलं जातं। आता जर स्पर्मला, हा स्पर्म म्हणजे मेल गॅमेट आहे, स्पर्म जो असतो तो मेल गॅमेट आहे, या स्पर्म मध्ये हा जो वरचा पार्ट, ही एकच सेल आहे, एवढी लॉंग जरी दिसत असले, दिस इज द सिंगल सेल। इथे हा न्यूक्लियस आहे आणि न्यूक्लियस वरती
एक मॉडिफाईड लायझोझोम असतो. लायझोझोमचं पण थोडंसं मॉडिफिकेशन झालेलं असतं, त्याला म्हणतात ऍक्रोझोम. त्याला काय म्हणतात? ऍक्रोझोम. आता या ऍक्रोझोम मधनं काही एन्झाईम्स निघतात आणि ते एन्झाईम्स या कव्हरिंग ब्रेक करतात आणि या कव्हरिंग ब्रेक झाल्या तरच हा स्पर्म आत जाऊन या स्पर्मचा न्यूक्लियस आणि या फिमेल गॅमेटचा म्हणजे एगचा न्यूक्लियस फ्यूज होतात आणि फ्यूज होऊन इथं डिप्लॉइड झायगोट नावाची सेल बनते आणि ती झायगोट म्हणजे आपल्यापैकी प्रत्येकाच्या लाईफची पहिली सेल आहे. म्हणजे आपल्यापैकी प्रत्येक जणाच्या लाईफची सुरुवात ही झायगोट स्टेज पासून होत असते. मग आता 3 फंक्शन मी तुम्हाला सांगितले. ऑटोफॅजी म्हणजे लायझोझोम स्वतःच्या सेलच्या आत नको असलेले मॉलिक्युल्स किंवा सेल ऑर्गनल्स डायजेस्ट करतो. नको का असतील? त्या ऑर्गनल्सची एजिंग झालेली असेल, म्हातारे झालेले असतील, ऑर्गनल व्यवस्थित काम करू शकत नसतील किंवा शिल्लक झाले असतील. अगोदर गरज होती म्हणून मॅन्युफॅक्चर करून घेतले आणि आज गरज नाहीये म्हणून मग आता एक्स्ट्राचे डिस्ट्रॉय करायचे. तर अशा वेगवेगळ्या कारणांनी मॅक्रोमॉलिक्यूल किंवा ऑर्गनल डिस्ट्रॉय केले जात असतील स्वतःच्या सेलचे, तर त्याला म्हणतात ऑटोफॅजी. सेलच्या बाहेरून एखादा बॅक्टेरिया, व्हायरस किंवा एखादा मॉलिक्यूल आत घेऊन त्याला डिस्ट्रॉय करणे हेट्रोफॅजी. आणि स्वतःचे एन्झाईम सेलच्या बाहेर रिलीज करून देणे म्हणजे एक्स्ट्रा सेल्युलर डायजेशन. आपण लाइजोसोम सुरुवात केली, लाइजोसोम बघतोय आपण. लाइजो इज फॉर डिस्ट्रक्शन और सोमा का मतलब होता है बॉडी. लाइजोसोम कौन बनाता है? तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपैरेटस बनाता है. लाइजोसोम के बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं. ये इनएक्टिव एंजाइम्स एसिडिक पीएच में एक्टिवेट होते हैं. ये काफी इंपॉर्टेंट बात है. देन एंजाइम के जो नाम है वो जिस सब्सटेंस को ये एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं, जिस सब्सटेंस की हाइड्रोलिसिस करते हैं, उस पे बेस्ड नाम होते हैं एंजाइम के. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएजेस और लिपिड या फैट को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेजेस, और भी बहुत सारे होते हैं. ऑटोफैजी सेल के अंदर डाइजेशन, हेट्रोफैजी बाहर की चीज अंदर लेके डाइजेशन, और एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर डाइजेशन. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन फिर से समझाता हूं. ये फीमेल गैमेट ही, ये मेल गैमेट है. हमारा जो मेल गैमेट यानी स्पर्म होता है उसमें एक्रोजोम नाम का मॉडिफाइड लाइसोसोम होता है. ये एक्रोजोम जो है कुछ एंजाइम रिलीज कर देता है. ये एंजाइम एग के या फीमेल गैमेट के बाहर के लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि स्पर्म आसानी से अंदर जा सके और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो सके. पहले के कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको एक तालाब जैसी चीज दिखाई थी, या फिर आप मेरे साइड में यहां पर भी वैक्यूल नाम का ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये 4th ऑर्गेनल है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का. आप जब भी कोई यूकैरियोटिक, उसमें भी स्पेसिफिकली जब प्लांट सेल देखते हो, सपोज ये प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल में सेंटर में ये न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहां पे एक बड़ा सा ऐसा तालाब जैसा स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. इसको वैक्यूल्स कहा जाता है. आगे बढ़ने से पहले एक चीज यहां पे ही क्लियर कर दूं कि एनिमल सेल में वैक्यूल एक तो नहीं होते हैं और हुए भी तो छोटे होते हैं. द वैक्यूल्स इन द एनिमल सेल्स आर आइदर एब्सेंट और इफ दे आर प्रेजेंट देन बहुत ही छोटे स्मॉल साइज के वैक्यूल्स वहां पे होते हैं. व्हाइल इन प्लांट सेल लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट. इतने लार्ज कि कुछ प्लांट सेल में, याद रखना एनसीईआरटी की लाइन है ये, कि कुछ प्लांट सेल में जो इंट्रासेलुलर स्पेस है उसमें से 90% स्पेस वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेते हैं. मतलब दे कैन ऑक्यूपाई इवन लाइक 90% ऑफ इंट्रासेलुलर स्पेस. यानी 90% इमेजिन कर लो, ये अगर सेल है तो ऑलमोस्ट ऐसा इतना या इससे भी बड़ा, बहुत बड़ा वैक्यूल जो है, इतना बड़ा वैक्यूल आप इमेजिन कर लो कि सेल है और सेल के अंदर इतना बड़ा 90% स्पेस जो है वो वैक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा है, और बाकी बचे हुए स्पेस में फिर न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो कुछ भी सेल ऑर्गेनल होते हैं वो सिर्फ 10% में है. तो वैक्यूल इतना बड़ा भी हो सकता है. प्लांट सेल में प्रोमिनेंट वैक्यूल होते हैं और परमानेंट वैक्यूल होते हैं. देन वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है बच्चों, इसका नाम याद रखना, टोनोप्लास्ट. फिर से कह रहा हूं, टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल. ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, मतलब कोई भी इसके अंदर आ या जा नहीं सकता. इस पे सिलेक्टिविटी होती है, चॉइस होती है. तो दिस मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल, इट इज नॉट फ्रीली परमिएबल. ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कोई भी, यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट
के हिसाब से यहाँ पे चीजों का आना जाना होता है। अब इस स्पेस के अंदर यहाँ पे एक लिक्विड भरा पड़ा है, उस लिक्विड का नाम होता है सेल सैप। सेल सैप, ये सेल सैप का कंटेंट जो होता है कि इसमें क्या होगा, उस सेल सैप में क्या होगा, पानी तो होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि वो लिक्विड है तो पानी तो होगा ही, लेकिन पानी के अलावा और क्या चीजें वहां पे होगी ये वैरी करता है सेल टू सेल। अलग अलग सेल में सेल सैप का कंटेंट वैरी होता रहता है। जैसे कि कुछ सेल में ये जो टोनोप्लास्ट है ये साइटोप्लाज्म से आयंस को इंपोर्ट कर लेता है, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम जैसे आयंस को इंपोर्ट कर लेता है। तब ये जो सेल सैप का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा हाई या हाइपरटोनिक होता है, तो इट में कंटेन आयंस। कुछ ऑर्गेनिजम्स, उसमें भी स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है प्रोटिस्ट यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक सेल से बनी है और वो सेल यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक नहीं है। ऐसे सेल्स में, प्रोटिस्ट में वैक्यूल में फूड रखा जाता है और उन वैक्यूल को फूड वैक्यूल कहा जाता है। और कुछ प्रोटिस्ट जैसे कि अमीबा भी एक प्रोटिस्ट है, तो अमीबा में जो वैक्यूल है बच्चों, उसका काम क्या होता है, तो अमीबा के वैक्यूल का काम होता है हमारे किडनी के जैसा। ये क्वेश्चन भी है कि ह्यूमन किडनीज आर रिजेंबल और होमोलॉगस विथ, नॉट रिजेंबल, ह्यूमन किडनीज आर होमोलॉगस विथ, और ऑप्शन में अलग अलग चीजें दी होती है, उसमें से आपको मार्क करना होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्यों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? अमीबा तो एक अकेला सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है अमीबा। तो इसमें ऐसा क्यों कहा गया है कि हमारी किडनी उसके किस या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से होमोलॉगस है? क्योंकि हमारे बॉडी में किडनी जो काम करते हैं एग्जैक्टली वही काम अमीबा की बॉडी में वैक्यूल करता है। किडनी क्या काम करते हैं? दो वर्ड्स याद रखना है। एक होता है एक्सक्रीशन, किडनी हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन करते हैं, और दूसरा ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। आप सबको पता है कि किडनी का काम यूरिन फॉर्मेशन होता है, और यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट जनरेट होता है अलग अलग एक्टिविटीज में, जैसे कि यूरिया जनरेट होता है हमारे बॉडी में, थोड़ा सा यूरिक एसिड भी जनरेट होता है, तो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करने का काम किडनी करते हैं। दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोरेगुलेशन? ऑस्मोरेगुलेशन मींस मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। बॉडी में सॉल्यूट्स और वाटर का बैलेंस मेंटेन करना, सॉल्यूट या सॉल्ट और वाटर का बैलेंस या फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन रखना इज द ऑस्मोरेगुलेशन। आप याद नोट करना कि जब भी आपके बॉडी में मतलब आप काफी ज्यादा स्वेटिंग करते हो, पसीना बहुत जाता है, तब यूरिन जो है वो हाइपरटोनिक यानी कॉन्सेंट्रेटेड प्रोड्यूस होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब तब किडनी ने यूरिन में से बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब किया होता है, इसलिए यूरिन का कलर जो है वो येलोइश अपीयर होता है, क्योंकि उसमें पानी की क्वांटिटी कम होती है उस वक्त। क्यों कम होती है? क्योंकि हमारे बॉडी को पानी कंजर्व करने की जरूरत होती है उस वक्त, क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत सारा पानी जो है वो पसीने के थ्रू लॉस हो रहा होता है, इसलिए किडनी यूरिन में से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से सॉल्ट और वाटर का बैलेंस करना जो होता है उसे ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं, और एक्सक्रीशन यानी एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो इंसानों में ये काम करने के लिए किडनीज होते हैं, वैसे अमीबा में ये काम करने के लिए उसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ये दो काम है। इसके अलावा प्लांट्स में जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स क्या है? फूलों के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। देखो, फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है वो आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट नाम का एक टॉपिक है, उसके वक्त होगा। मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं जो आप सबको पता है। पेटल्स, फुलांच्या ज्या पाकळ्या असतात ते एकदम गडद रंगाच्या अट्रॅक्टिव्ह कलरच्या असतात फुलांच्या पाकळ्या। तर हे जे अट्रॅक्टिव्ह कलरेशन आहे पेटल्सचं, ते येण्यासाठी बऱ्याच गोष्टी रिस्पॉन्सिबल आहेत। त्याच्यापैकी एक फॅक्टर जो आहे तो इथे सांगितलेला आहे की यांच्या ज्या सेल असतात त्या सेलमध्ये जे व्हॅक्यूल असतात तिथं
एक अँथोसायनिन नावाचा पिगमेंट असतो बाळांनो, अँथोसायनिन. अँड दिस अँथोसायनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इज वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइट कलर ऑफ द पेटल्स. पेटल के ब्राइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये. फुलांच्या पाकळ्या ज्या आहेत, ही फुलांची पाकळी, इथं बऱ्याचशा सेल्स असतील. सेलमध्ये व्हॅक्यूल असणार आहे आणि व्हॅक्यूल मध्ये अँथोसायनिन असतो, जो एक पिगमेंट आहे. कधी लक्षात ठेवा, पिगमेंट हा शब्द आला की तिथं रंग असतो, तिथं कलर असतो. तर अँथोसायनिन हा जो पिगमेंट आहे तो पेटल्सच्या ब्राईट कलर साठी रिस्पॉन्सिबल आहे. एक गोष्ट नोट करा, मी परत प्रत्येक वाक्य मी ऑलमोस्ट 3 वेळा बोलतोय. का? कारण ही रिपीटेड हॅमरिंग तुमच्या एकाच वेळी लेक्चर बघितल्यानंतर लक्षात राहावं एवढ्यासाठीच असते. पण हे माझ्या साईडनं एफर्ट्स असू नये, फक्त तुम्हीही तेवढं तुमच्या ब्रेनला स्ट्रेस द्या की जेणेकरून लेक्चर संपेपर्यंत पूर्ण लेक्चर तुमच्या लक्षात असेल. तर व्हॅक्यूल हा युकॅरियोटिक सेल मधला हा इथला मेम्ब्रेन बाउंड असा स्पेस आहे, ज्याच्यामध्ये ही बाहेरची मेम्ब्रेन म्हणजे टोनोप्लास्ट असते, त्याच्या आत सेल सॅप असतो. सेल सॅपचं कंटेंट सेल टू सेल वेगळं होतं, त्याच्यावरनं व्हॅक्यूलचे नावही वेगळे असतात. जसं की फूड व्हॅक्यूल मध्ये फूड स्टोअर असतं, अमिबाच्या कॉन्ट्रॅक्टाईल व्हॅक्यूलचं काम एक्सक्रिशन आणि ऑस्मोरेग्युलेशन आहे. तेच काम आपल्या बॉडीमध्ये किडनीज करतात. म्हणून किडनीज अँड कॉन्ट्रॅक्टाईल व्हॅक्यूल्स हॅव सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन्स. देन पेटलच्या ब्राईट कलर साठी अँथोसायनिन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल असतो, जो की व्हॅक्यूल मध्ये आहे. नाव आणि व्हॅक्यूल जे आहेत ते काही प्लांट सेल मध्ये 90% इंट्रासेल्युलर स्पेस ऑक्युपाय करू शकतात. तो वैक्यूल के साथ ही कंप्लीट होता है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम. 4 सेल ऑर्गेनल से बनता है. पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स और द फोर्थ वन इज वैक्यूल्स. अब एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम लिखते ही आप लोगों को समझ में आएगा, कुछ चीजें आपको उसके बारे में पता होगी, कुछ चीजें मैं नए से बताऊंगा. नाम है उसका माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या लगता है आपको, ये वर्ड सिंगुलर है या प्लुरल है? म्हणजे माइटोकॉन्ड्रिया हा शब्द अनेकवचनीय आहे की एकवचनीय? तर इट इज प्लुरल, अनेकवचनीय है. सिंगुलर इज एका सिंगल माइटोकॉन्ड्रियॉनला माइटोकॉन्ड्रियॉन म्हणतात. तर इट इज माइटोकॉन्ड्रियॉन. माइटोकॉन्ड्रियॉन सिंगुलर. माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होता है. तो फिर प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जैसा फंक्शन करने वाला कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा फंक्शन करने वाला होता है मेसोसोम. याद करना, लिख लेना ये पॉइंट कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसा फंक्शन करने वाला मेसोसोम होता है. मतलब जैसे सेम टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने अभी कहा कि किडनी से रिजेंबल करने वाला, उससे सिमिलर फंक्शन करने वाला अमीबा में कौन है? तो इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. वैसे जैसे यूकैरियोट्स का माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे प्रोकैरियोट्स में कौन? तो इट इज मेसोसोम. मेसोसोम. आगे बढ़ते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया इज absent in प्रोकैरियोटिक सेल. ये तो जाहिर सी बात है, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. फिर यूकैरियोट्स में है, ठीक है, लेकिन सारे यूकैरियोटिक सेल में होता है क्या? नहीं. एंड आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, आपल्या ज्या ब्लड मध्ये असतात, उन रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है. और कौन नहीं होता है? तो याद रखना 3 चीजें, बहुत ही जरूरी पॉइंट है ये, कि प्रोकैरियोट्स में और आरबीसी में कौन नहीं होता है. एक तो मैंने बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया. दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है हमारे आरबीसी में, प्रोकैरियोट्स में तो नहीं है और आरबीसी में भी नहीं है. और तीसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपैरेटस. ये 3 चीजें अब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल और आरबीसीज में. आगे बढ़ते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया, देखो ये सपोज सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, और यहां पे आपको ऐसा डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये बाहर का मेम्ब्रेन हुआ, एक कोई स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया. सो ये माइटोकॉन्ड्रिया है. माइटोकॉन्ड्रिया वैरी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. माइटोकॉन्ड्रिया वैरी
इन व्हॅरी म्हणजे तो बदलत जातो, माइटोकॉन्ड्रियन वैरी इन इट्स नंबर फ्रॉम सेल टू सेल, नंबर बदलते जाता है, कुछ सेल में 10 हो सकते हैं, कुछ सेल में 20 हो सकते हैं, कुछ सेल में 30 माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकते हैं। तो ये नंबर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये नंबर सेल टू सेल कैसे बदलता जाता है, कैसे वेरी होता है, या क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से नंबर बदलता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सिंपल सी बात है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एटीपी प्रोड्यूस करना, एटीपी यानी एनर्जी करेंसी। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी या एनर्जी प्रोड्यूस करती, पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का, जो पावर जनरेट करता है, जो एनर्जी जनरेट करता है। अब दो एग्जांपल लेते हैं, कोई एक एथलीट है, रनर है सपोज, जो भागता रहता है, तो क्या लगता है आपको उसके पैरों के मसल को एनर्जी की ज्यादा जरूरत रहेगी या कम जरूरत रहेगी? अगर वो भाग रहा है तो ऑब्वियसली उसके जो पैरों के मसल्स है उनको एनर्जी की जरूरत ज्यादा रहेगी, तो वहां पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा रहेंगे। कंपेयर टू किसके? कंपेयर टू उस इंसान के जो 24 घंटों में से 18 या 15 घंटे बैठा हुआ है, जिसका काम एक जगह पे बैठना है। कोई सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका काम कंप्यूटर पे बैठ के ही उसका दिन भर रूटीन है, तो वो भी बंदा काम कर रहा है और ये इसका काम है भागना। दो एग्जांपल लिए मैंने, एक है एथलीट जो दिन भर भागता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है, और दूसरा है कंप्यूटर इंजीनियर, वो भी काम ही कर रहा है लेकिन इसका काम बैठ के कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठ के काम करना है। अब जो कंप्यूटर इंजीनियर है उसके पैरों के मसल्स में उतने माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विल बी लेस इन दिस पर्सन एज कंपेयर टू दैट ऑफ एथलीट। एथलीट के कंपेरेटिवली इसके मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम हो गए क्योंकि इसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज या इसका एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है। तो ऐसे अलग अलग मतलब डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज भी वेरी होता है, सेल टू सेल माइटोकॉन्ड्रिया का साइज वेरी होता है। मोस्ट कॉमनली जो एनसीईआरटी में दिया है आप लोगों को वो याद रखना है कि डायामीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद करना है 0.2 to 1 माइक्रॉन और उसका एवरेज है 0.5 माइक्रॉन। एनसीईआरटी की लाइन है, ऐसी ही याद करना है कि एवरेज क्यों आया, कैसे आया, आपको कुछ लेना देना नहीं है। एनसीईआरटी का है, नीट इसी पे आएगा, इसी पे नीट के क्वेश्चंस आएंगे। तो डायामीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन इज, लेंथ जो होता है बच्चों, लेंथ, इसका लेंथ का रेंज आपको याद रखना है 1 माइक्रॉन से लेके 4.1 माइक्रॉन की उसकी रेंज हो सकती है लेंथ में। डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रॉन, एवरेज 0.5, एज इट इज याद करना है इसको और इसको भी। 1 to 4.1 माइक्रॉन उसका लेंथ होता है। अब तीसरी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया also varies in their shape from cell to cell। सेल टू सेल उनके शेप भी वेरी होते हैं, लेकिन कॉमनली या टिपिकली कहा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप सॉसेज शेप कहा जाता है। सॉसेज शेप या फिर वो सिलेंड्रिकल होता है। कॉमनली या टिपिकली सिलेंड्रिकल या सॉसेज शेप कहा जाता है या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। सॉसेजेस कैसे होते हैं? तो ये आपको अभी जो दिख रहे हैं, दीज आर दी सॉसेजेस। तो इस तरह का शेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। नाउ लेकिन माइटोकॉन्ड्रियन में दो मेम्ब्रेन होते हैं। तो दो मेम्ब्रेन है तो जाहिर सी बात है एक मेम्ब्रेन होगा आउटर मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन जो है पेन ले लेता। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होता है, अब आउटर मेम्ब्रेन ऐसा स्मूथ मेम्ब्रेन है, वैसा इनर मेम्ब्रेन जो है वो उसमें ऐसे फोल्ड्स होते हैं। These are the folds in the inner membrane. Outer membrane, OM, IM is for inner membrane. Outer और inner membrane के बीच में ये जो स्पेस है बच्चों,
इस स्पेस को कहा जाता है आउटर चेंबर। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे कहा जाता है आउटर चेंबर। ये जो अंदर है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इसे कहा जाता है इनर चेंबर। इनर चेंबर, इनर चेंबर में अगर हाथ डालूं मैं तो मेरे हाथ में ऐसा चिपचिपा सा कुछ लगेगा, वो क्या होगा? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया का ग्राउंड सब्सटेंस होता है। M इज फॉर माइटोकॉन्ड्रिया और M इज फॉर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस है यहां पे। देन ये इनर मेम्ब्रेन के यहां पे जो फोल्ड्स दिख रहे हैं आपको, इन फोल्ड्स को कहा जाता है क्रिस्टी। क्रिस्टी, सिंगुलर इज क्रिस्टा, प्लूरल इज क्रिस्टी। तो क्रिस्टी जो है वो फोल्ड्स है इनर मेम्ब्रेन के। याद रखना कभी भी, या फिर मोस्ट ऑफ दी जगह ये चीज, ये थ्योरी वैलिड है कि फोल्ड्स होते क्यों हैं, ये सीधा क्यों नहीं है इसके बाहर के मेम्ब्रेन जैसा। तो फोल्ड्स जो है वो हर बार सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होते हैं। मतलब कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा एरिया अगर यहाँ पे अकोमोडेट करना है, या फिर ज्यादा से ज्यादा एरिया वाली चीज अगर कम जगह में रखनी है तो उसमें फोल्ड कर दो। ऐसा आपको कहां मिलेगा? ये इस टॉपिक का कंटेंट नहीं है। अलग अलग जब हम लोग वो टॉपिक देखेंगे, मैं आपको ये सारी चीजें हर बार आपको रिवाइज करवाता जाऊंगा। आपका जो ब्रेन है, आप सब लोगों ने सिंपल सा डायग्राम देखा होगा ब्रेन का, कि ब्रेन में वो दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने रब कर दिया। देखो ब्रेन जो होता है वो ऐसा सीधा नहीं, उसमें ऐसे फोल्ड्स 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 होते हैं। तो अलग अलग चीजों में जो फोल्ड्स होते हैं, ये फोल्ड सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होते हैं। ऐसा मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे ऊपर का ना दिखे, ठीक है, हम ब्रेन नहीं पढ़ रहे। ये जो फोल्ड दिख रहे ब्रेन के, वो आपको समझ में आने चाहिए। ऐसे हमारे इंटेस्टाइन में भी फोल्ड्स होते हैं। तो ये इंटेस्टाइनल फोल्ड हो, या ब्रेन के फोल्ड हो, या ये माइटोकॉन्ड्रिया के फोल्ड हो, जहां पे भी फोल्ड है उनका पर्पस जो है वो हर बार, या यूं कहो कि ज्यादातर बार ये होता है कि कम जगह में ज्यादा टिश्यू को अकोमोडेट करवाना। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के फोल्ड से, इनको क्रिस्टी कहा जाता है। ये जो क्रिस्टी होते हैं, इन पे आपको ऐसे टेनिस रैकेट जैसे या बैडमिंटन रैकेट जैसे पार्टिकल्स दिखते हैं। ओके, ये एक पार्टिकल अगर मैं बाहर निकाल लूं तो आपको उसका शेप कुछ इस तरह से दिखेगा। इधर ड्रॉ करता हूं। एक पार्टिकल अगर मैं ये टेनिस रैकेट वाला यहां पे निकाल लूं तो उसका शेप आपको कुछ ऐसा दिखता है। इस एक पार्टिकल में ये पहला हिस्सा जो है उसको हेड कहते हैं, बीच वाला जो है उसको स्टॉक कहते हैं, स्टॉक, दिस इज हेड, और बेस वाला जो है उसको बेस कहते हैं। ये एक एक नाम हुए। हेड को F1 पार्टिकल भी कहा जाता है, F1 पार्ट भी कहा जाता है, नॉट पार्टिकल, और बेस को F0 पार्ट भी कहा जाता है। तो हेड या F1 पार्ट, स्टॉक, बेस या F0 पार्ट। तो ये पार्टिकल अगर मैग्नीफाई कर दिया गया तो कुछ इस तरह से दिखेगा ना। इस पार्टिकल, ये जो पार्टिकल्स है, इनके नाम क्या है? ठीक से एक एक नाम याद रखना। इनको ऑक्सीजोम्स कहा जाता है, ऑक्सीजोम्स। इनको दूसरा नाम है एलिमेंटरी पार्टिकल्स, एलिमेंटरी पार्टिकल्स, या इनको F1 F0 पार्टिकल भी कहा जाता है, F1 F0 पार्टिकल। तो ऑक्सीजोम्स, एलिमेंटरी पार्टिकल्स या F1 F0 क्यों? क्योंकि उसमें F1 और F0 हेड और बेस ऐसा है। तो क्या कहा मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, समझ लेते हैं पहले से। माइटोकॉन्ड्रिया ये वर्ड प्लूरल है, सिंगुलर जो है माइटोकॉन्ड्रियन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोकैरियोटिक सेल और आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, शेप और साइज तीनों सेल टू सेल वेरी होते हैं। नंबर डिपेंड करता है उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर सेल के, कि उसको कितना एनर्जी की जरूरत है, कितना वो एक्टिव है सेल। देन साइज, डायामीटर, साइज जो है उसमें डायामीटर 0.2 to 1 माइक्रोन की रेंज में होता है, एवरेज है 0.5। लेंथ जो है वो 1 to 4.1 माइक्रोन की रेंज में होती है। देन शेप,
अलग अलग शेप के होते हैं, लेकिन टिपिकली सॉसेज या सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में। अगर उसका डायग्राम देखें तो उसमें दो मेम्ब्रेन होंगे, आउटर और इनर। आउटर स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है। उन फोल्ड्स को कहा जाता है क्रिस्टी। क्रिस्टी के अंदर या क्रिस्टी पर F1 नाम के पार्टिकल, F1 F0 नाम के पार्टिकल होते हैं। उनके दूसरे नाम है ऑक्सीजोम्स, एलिमेंट्री पार्टिकल, और अभी कहा मैंने F1 F0। F1 F0 क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल अगर मैं निकाल के ड्रॉ करूं तो उसमें तीन पार्ट होते हैं। कैसे तीन पार्ट होते हैं? तो हेड, ये हेड है जिसको F1 पार्टिकल कहा जाता है, दूसरा स्टॉक और तीसरा बेस या F0 पार्टिकल। काम क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन से माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है एटीपी। एटीपी यानी एनर्जी करेंसी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, बहुत फेमस लाइन है ये, पावर हाउस ऑफ सेल, आप में से कई लोगों को याद भी होगी। तो पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एटीपी बनाता है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है वो एनर्जी करेंसी है, मतलब एनर्जी इस फॉर्म में होती है बॉडी में, एंड ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं तो आप इसके स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं अगर आपको नोट्स मेंटेन करने हैं तो। नाउ अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और एक स्पेशल बात होती है जिसपे बहुत एमसीक्यू आते हैं। तो ये हुआ आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स को रिकॉल कीजिए, क्या कहते हैं? क्या ये एक क्या है ये? क्रिस्टी, क्रिस्टा, सिंगुलर क्रिस्टा, प्लूरल क्रिस्टी। इस पर क्या होते हैं? F1 पार्टिकल, दिस आर दी F1 F0 पार्टिकल, या फिर उसको एलिमेंट्री पार्टिकल, या फिर उसको ऑक्सीजोम्स भी कहा जाता है। अब ये अंदर का जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसको मैंने कहा था मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में अगर झांक के देखो तो आपको यहाँ पे एक ऐसा डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए मिलता है। सर्कुलर डीएनए मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज, देखो DS इज फॉर डबल स्ट्रैंडेड, दो धागों से बना हुआ डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि सर्कुलर है। सर्कुलर इस वर्ड को इतना क्यों प्रोमिनेंटली बता रहा हूं मैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। ओके, लेकिन यूकैरियोटिक सेल का देखो बच्चों, ये अगर सेल है तो ये यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस में जो मेन डीएनए है वो लीनियर होता है, ऐसा लीनियर रस्सी की तरह होता है, वो सर्कुलर नहीं होता है। लेकिन इसी मेन डीएनए के अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो अंदर का स्पेस है वहां पे हम लोगों को एक सर्कुलर डीएनए मिलता है इस मेन डीएनए के अलावा। ओके, पहली बात। दूसरा, यहां पे आरएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। और तीसरी बात, यहां पे कुछ राइबोसोम्स होते हैं, कुछ राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। यूकैरियोट्स के राइबोसोम, प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम हम पढ़ चुके हैं। तो कौन से टाइप के राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के? ATS टाइप के राइबोसोम होते हैं यूकैरियोट्स के। और प्रोकैरियोट्स के 70S टाइप होते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ATS टाइप के राइबोसोम की बात अगले लेक्चर में होगी। अब मुझे यहां पे आपको बताना है कि ये देखो, ये जो राइबोसोम है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का, ये प्रोकैरियोट जैसा है। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है ये, 70S टाइप। मतलब देखो, ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो सेल का मेन डीएनए लीनियर है, लीनियर रस्सी जैसा है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए जो कि सर्कुलर है, प्रोकैरियोट जैसा है। दूसरा, यहाँ पे आरएनए भी है। तीसरा, यहाँ पे राइबोसोम है, और साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम होते हैं बच्चों। साइटोप्लाज्म के राइबोसोम ऐसे फ्री हो सकते हैं यूकैरियोटिक सेल में, या फिर हमने जो पहले लेक्चर में देखा, पहले के कुछ लास्ट लेक्चर में जो देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स ऐसे अटैच हो सकते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म में फ्री या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच जो राइबोसोम है वो ATS टाइप के राइबोसोम है। ATS टाइप के राइबोसोम है क्योंकि वो यूकैरियोट के राइबोसोम, मतलब यूकैरियोटिक राइबोसोम ATS टाइप के होते हैं। पॉइंट क्या नोट करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में होने के बावजूद
उसमें जो राइबोसोम है वो उसके साइटोप्लाज्म से अलग है। साइटोप्लाज्म वाला 80S है, वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम 70S टाइप का राइबोसोम है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के पर्सनल राइबोसोम है और राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद के लिए खुद प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है, उसके पास खुद का डीएनए भी है। इसलिए होता क्या है, कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कुछ एक्टिविटीज के लिए माइटोकॉन्ड्रिया सेल पे डिपेंड नहीं होता है, खुद के खुद कर लेता है। जैसे कि प्रोटीन बनाने, उसको चाहिए प्रोटीन, तो वो सेल से नहीं लेगा, खुद बना लेगा। तो लेकिन बाकी कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जिसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल पे डिपेंड होना होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कुछ फंक्शंस के लिए सेल पर डिपेंड नहीं है और कुछ फंक्शन के लिए सेल पे डिपेंड है, इसलिए उसे सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। सेमी ऑटोनॉमस, सेमी यानी हाफ, आधा, ऑटोनॉमस यानी सेल्फ डिपेंडेंट। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ डिपेंडेंट है लेकिन पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक। हर चीज के लिए, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल के बाहर रख दिया तो माइटोकॉन्ड्रिया जिंदा नहीं रह सकता, वो लाइफ साइकिल कंप्लीट या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह नहीं रह सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ डिपेंडेंट है लेकिन कुछ चीजों के लिए उसको सेल पे ही डिपेंड रहना पड़ता है, इसलिए ये सेमी ऑटोनॉमस है। और लास्ट पॉइंट कि माइटोकॉन्ड्रिया 1 से 2 या 2 से 4 ऐसा मल्टीप्लाई कैसे होते, तो फिजन से। माइटोकॉन्ड्रिया सिंपली डिवाइड होते हैं और 1 से 2, 2 से 4 ऐसे होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। फिजन से ही माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है सपोज बच्चों, तो ये इनर मेम्ब्रेन है, तो ये फिजन से, यहां से फिजन होगा, टूटेगा ये, और 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे। लास्ट में मैंने कहा है माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के 70S राइबोसोम होते हैं और साइटोप्लाज्म में 80S होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे 80S होंगे। तो सेकेंडली खुद का डीएनए है, आरएनए है, इसलिए वो सेमी ऑटोनॉमस है, क्योंकि सारी ही चीजों के लिए वो सेल पे डिपेंड नहीं है, कुछ ही चीजों के लिए है। फिर से वही बात, जिन लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और टॉपिक से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स आप एक तो कमेंट में पोस्ट कीजिए या फिर मुझे 7972312550 इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।